कहते हैं इस गांव की रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती, यहाँ सन्नाटा भी जैसे सांस लेता है और हवा में किसी अनजानी मौजूदगी की आहट महसूस होती है। कभी कभी आधी रात के बाद बिना हवा के भी पेड़ हिलते दिखाई देते हैं। अच्छा ठीक है बड़े बाबू, कल भोर होते ही मैं पोस्ट ऑफिस आ जाऊंगा। आज इस अंधेरे में रास्ते पर ना निकलना ही बेहतर होगा। आप अभी आराम कर लीजिए, सफर भी लंबा था और सामान भी अभी अभी घर पहुंचा है। गांव में रात को रास्ते थोड़े सुनसान रहते हैं, इसलिए सुबह उजाला होने पर ही बाहर निकलना अच्छा रहेगा। मुरली एक पुराने डाकघर में नौकरी करता था। हाल ही में हुए ट्रांसफर की वजह से आज वह अपनी पत्नी सविता के साथ कालीधार नाम के इस अनजान गांव में आया था। जब वे गांव पहुंचे तब रात पूरी तरह उतर चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था, आसमान धुंधला था और हल्का हल्का कोहरा पूरे इलाके में तैर रहा था। अब बताओ तो रात में खाएंगे क्या? तुम चावल तो लाए ही नहीं। हर काम इतनी जल्दी जल्दी में करते हो। एक बार सामान समेटते समय ठीक से देख तो सकते थे। अब बोलो हम क्या करें? घर में और भी कुछ खास नहीं बचा है। इतनी रात को मैं क्या बनाऊं? अरे गलती हो गई मुझसे। इतना सामान था, शायद उसी में ध्यान नहीं गया। तुम गुस्सा मत हो, मैं अभी जाकर देखता हूँ, शायद कहीं कोई दुकान खुली मिल जाए। रात काफी हो चुकी है, बाहर कोहरा भी है। मुझे ठीक नहीं लग रहा तुम अभी बाहर जाओ। सुबह तक काम चला लेते हैं तो क्या हो जाएगा? नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, बस आसपास ही देखता हूँ। अगर दुकान मिल गई तो ठीक, नहीं तो तुरंत लौट आऊंगा। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना और रास्ते में ध्यान से जाना। गांव नया है, हमें अभी कुछ पता भी नहीं है। हाँ, तुम दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। कुछ मिल गया तो लेकर आता हूँ, नहीं तो खाली हाथ ही वापस आ जाऊंगा। पत्नी को घर पर छोड़ने के बाद मुरली धीरे धीरे कोहरे से ढकी गांव की सुनसान सड़क पर आगे बढ़ने लगा। चारों तरफ फैले धुंध के कारण रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दूर कहीं रेलवे लाइन की तरफ से कभी कभी ट्रेन की सीटी की आवाज गूंज उठती, जो सन्नाटे को और गहरा कर देती थी। चलते हुए मुरली के मन में कई तरह के ख्याल आने लगे और वह इस अनजान गांव के अजीब माहौल को महसूस करते हुए आगे बढ़ता चला गया। ठंडी हवा के झोंके कभी कभी कोहरे को चीरते हुए गुजरते और माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना देते थे। ऐसा लग रहा था जैसे रात होते ही यहाँ जिंदगी रुक जाती हो। चलते चलते हुआ अपने मन में सोच रहा था, लगता है इस तरफ दुकान मिलना मुश्किल है। पूरा रास्ता सुनसान पड़ा है। शायद मुझे थोड़ा और आगे जाकर देखना चाहिए। क्या पता आगे कहीं कोई छोटी दुकान खुली मिल जाए। घर में चावल भी नहीं है, खाली हाथ वापस जाऊंगा तो सविता परेशान हो जाएगी। मैं भी ना, नया गांव है और मुझे पहले ही ज़रूरी चीज़ें देख लेनी चाहिए थी। अब रात में ऐसे घूमना पड़ रहा है। चलो थोड़ा और आगे चलकर देखता हूँ, शायद किस्मत से कहीं कोई दुकान खुली मिल जाए। अगर नहीं मिली तो वापस जाना ही पड़ेगा, लेकिन एक बार और कोशिश कर लेता हूँ। अचानक सड़क के ठीक दाएं ओर लालटेन की पीली रोशनी चमचमा रही थी। वही पुरानी गुमटी वाली दुकान थी। मुरली रुक गया। अरे ये क्या? यहाँ एक छोटी सी गुमटी दुकान है। मैंने आते समय रास्ते में यही दुकान तो देखी थी, या शायद मैं गलत याद कर रहा हूँ। इस गांव में तो मैं नया हूँ, लेकिन ये जगह कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। चलकर पास से देखता हूँ, अगर दुकान खुली हुई मिल गई तो अच्छा है। इतनी रात में अगर यहीं कुछ मिल जाए तो बड़ी राहत हो जाएगी। अच्छा हुआ मैं थोड़ा और आगे आ गया।
नहीं तो ये दुकान शायद दिखती ही नहीं। तभी उसकी नजर दुकान के अंदर खड़ी एक औरत पर पड़ी। वह देखने में गांव की साधारण औरत जैसी लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मीठी मुस्कान फैली हुई थी जो माहौल से मेल नहीं खा रही थी। उसकी आंखें जैसे सीधे मुरली को ही देख रही थीं। पोस्टमास्टर को देखते ही उसने धीमी, मीठी लेकिन अजीब सी आवाज में उससे बात करनी शुरू की। ए बाबू, आइए आइए ना, मेरी दुकान में आइए। इतनी रात में बाहर क्यों भटक रहे हैं? जो चाहिए आराम से मिल जाएगा यहाँ। घबराइए मत, अंदर आइए। अभी दुकान बंद नहीं की है मैंने। गांव में रात को सब जल्दी बंद कर देते हैं, लेकिन मैं थोड़ी देर और बैठती हूँ। बताइए बाबू, क्या चाहिए आपको? चावल, आटा या कुछ और? जो चाहिए निकाल देती हूँ। दुकान के करीब पहुंचते ही मुरली अचानक थोड़ा चौंक गया, जैसे उसे वहां के माहौल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ हो। फिर भी हिम्मत करके वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही दुकान की देहरी पर पहुंचा, उसकी नजर दुकान के बीचों बीच सामने रखे एक पुराने घड़े पर जा टिकी। उस घड़े के चारों ओर काली सी काई जमी हुई थी, जैसे वह बहुत सालों से वहीं रखा हो। घड़े के आसपास की जमीन भी नम और धुंधली सी लग रही थी। मुरली कुछ पल तक उसे देखता रहा। अरे बाबू, जरा सुनिए ना, ये घड़ा रास्ते में रखा है, बार बार पैर लग जाता है। मेरी आंखों में कई दिनों से जलन हो रही है, ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। आप जरा इसे पैर से साइड कर दीजिए ना, नहीं तो मैं खुद हटा देती, लेकिन अभी ठीक से देख नहीं पा रही। अच्छा, ये घड़ा? ठीक है, हटा देता हूँ। वैसे यहाँ बीच में क्यों रखा है? किसी काम का है क्या? अरे नहीं बाबू, पुराना बेकार घड़ा है, कब से पड़ा है, बस फेंकना ही था। आप जरा इसे दूर कर दीजिए, दुकान में जगह भी खाली हो जाएगी। ठीक है, अगर बेकार है तो हटा देता हूँ। मुझे लगा शायद किसी काम का होगा, इसलिए पूछ लिया। ठीक है, अभी हटा देता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मुरली ने बिना कुछ सोचे झुमरी के कहने पर उस घड़े को जोर से लात मार दी। जैसे ही उसका पैर घड़े से टकराया, वह दूर जाकर भारी आवाज के साथ जमीन पर गिरा और जोरदार धमाके से टूटकर कई टुकड़ों में बिखर गया। घड़ा टूटते ही उसके अंदर से राख जैसी धूल, छोटी छोटी हड्डियों के टुकड़े और सूखे हुए मुरझाए फूल बाहर फैल गए, जैसे वे बहुत सालों से उसके अंदर बंद पड़े हों। जमीन पर गिरते ही उन चीजों से एक तेज सड़ी हुई बदबू हवा में फैलने लगी, जिससे आसपास का माहौल अजीब और भारी सा लगने लगा। मुरली कुछ पल तक टूटे हुए घड़े और जमीन पर फैली उन चीजों को देखता रह गया। उसे यह सब बहुत अजीब लगा। ये कैसी बदबू है? और ये जमीन पर क्या बिखरा हुआ है? ये सब क्या है यहाँ? अरे कुछ नहीं बाबू, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ आसपास बच्चे खेलते रहते हैं ना, पता नहीं कौन क्या उठाकर फेंक जाता है। मैं तो रोज साफ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी गंदगी हो ही जाती है। बाबू, आप बताइए ना, आपको क्या चाहिए? मुझे चावल चाहिए। आपके पास चावल है क्या? मुझे 1 किलो चावल दे दीजिए। हाँ बाबू, है ना, अभी देती हूँ, आप यहीं रुकिए। फिर उसने दुकान के एक कोने से एक पैकेट उठाया, जो बाकी सामान के मुकाबले बिल्कुल नया और चमकदार लग रहा था। उसने धीरे से वह पैकेट मुरली के सामने रख दिया, जैसे वह उसी के लिए पहले से अलग रखा गया हो। उस पैकेट पर धूल का एक भी कण नहीं था, जो इस पुरानी और जर्जर दुकान में थोड़ा अलग सा लग रहा था। मुरली ने बस सामान्य नजर से उस पैकेट को देखा। उसे यह समझ नहीं आया कि इतनी पुरानी दुकान में इतना नया पैकेट कैसे रखा हुआ है। दुकान के अंदर अजीब सी खामोशी बनी हुई थी। अरे बाबू, आपके लिए सबसे बढ़िया चावल दूंगी। लीजिए बाबू, ये चावल रख लीजिए, पैसे नहीं लगेंगे। आपका आना ही मेरे लिए काफी है। अरे पैसे क्यों नहीं लगेंगे? नहीं नहीं, मैं तो पैसे जरूर दूंगा। मैं सामान लेकर बिना पैसे दिए नहीं जा सकता। अरे बाबू, रहने दीजिए ना, आपसे पैसे लेकर क्या करूंगी। आप बस जब भी जरूरत हो मेरी दुकान पर आ जाइए। आपका आना ही काफी है। जो भी चाहिए हो आप शाम के बाद आकर ले जाइएगा। आप पैसे ले लीजिए। नहीं, ये ठीक नहीं है। सामान का पैसा तो देना ही चाहिए। फिर भी कुछ पल चुप रहने के बाद झुमरी ने फिर से धीमी और बेहद मीठी आवाज में बात करना शुरू किया। उसकी आवाज में ऐसी नरमी थी जो सुनने में तो बिल्कुल साधारण लगती थी, लेकिन जैसे किसी आने वाले खतरे को बड़ी चालाकी से छुपा रही हो। वैसे मेरा नाम झुमरी है, प्यार से मुझे लोग झुमरी दीदी कहते हैं।
ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, फिर कभी जरूरत पड़ी तो आ जाऊंगा। दुकान से बाहर निकलकर जाते समय जैसे ही मुरली ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, उसके पूरे शरीर में अचानक सिहरन सी दौड़ गई। लालटेन की हल्की पीली रोशनी में उसे उस औरत की परछाई अस्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा लंबी दिखाई दे रही थी, जैसे वह जमीन पर दूर तक फैली जा रही हो। मुरली ने उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से चावल का थैला उठाकर वहां से घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर वह चुपचाप चलता रहा। मुरली को यह पता नहीं था कि अनजाने में कितने बड़े खतरों से बचकर वह घर वापस जा रहा था। रात जैसे तैसे गुजर गई। अगले दिन सुबह होते ही मुरली पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। पोस्ट ऑफिस के बाहर ही सरजू काका खड़े दिखाई दिए। उन्होंने मुरली को देखते ही उसे पास बुलाया और जैसे उन्हें उससे कोई जरूरी बात करनी हो, उनके चेहरे पर हल्की गंभीरता थी, जैसे वह कुछ ऐसा बताने वाले हों जो आम बात नहीं थी। उन्होंने धीमी आवाज में उससे कहा, बड़े बाबू, आज मैं शायद थोड़ा जल्दी घर चला जाऊं। इतनी जल्दी क्यों सरजू? क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम अचानक ऐसा क्यों बोल रहे हो? बड़े बाबू, कल रात गांव में एक बहुत बड़ी घटना हो गई। लोग कह रहे हैं कि कई सालों से दबा हुआ पुराना साया फिर से लौट आया है। इसी वजह से गांव में डर का माहौल है। इसलिए सोच रहा था कि अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाऊं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कल रात? तुम ठीक से बता क्यों नहीं रहे हो? आखिर मामला क्या है? बड़े बाबू, ऐसी बातें मुंह से निकालना ठीक नहीं माना जाता, अपशकुन माना जाता है। बस आप इतना समझ लीजिए कि हालात ठीक नहीं लग रहे। अगर हो सके तो आप भी आज थोड़ा जल्दी घर चले जाइए, इसी में आपकी भलाई है। ठीक है, अगर बात इतनी गंभीर है तो मैं ध्यान रखूंगा। तुम भी संभल कर रहना और अगर कुछ और पता चले तो मुझे जरूर बताना। मुरली पूरे दिन किसी गहरी सोच में डूबा रहा। उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि उसके आसपास क्या चल रहा है। इसीलिए वह चुपचाप पोस्ट ऑफिस में अपना काम करता रहा और साथ ही लोगों की बातों को ध्यान से सुनकर समझने की कोशिश करता रहा। देखते ही देखते दिन बीत गया और शाम हो गई। शाम ढलते ही मुरली घर की तरफ लौट गया। जैसे ही वह घर पहुंचा, सविता खाना बना रही थी। तभी उसने मुरली को घर के अंदर आते देखा और उसे देखते ही उसके चेहरे पर खुशी झलक उठी। अरे, आज आप जल्दी घर आ गए। अच्छा ही हुआ, मैं सोच ही रही थी कि कब तक इंतजार करूं। घर में तेल भी लगभग खत्म होने वाला है। आज नहीं तो कल, लेकिन शाम के समय उस दुकान से तेल लाना ही पड़ेगा। अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए, कम से कम आराम तो कर लेंगे। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। उसी समय घर के बाहर से किसी अनजान आदमी की आवाज आई, जैसे कोई मुरली को बाहर से बुला रहा हो। पोस्ट मास्टर बाबू है क्या? घर पर हैं क्या? मैं गांव से आया हूँ, सोचा उनसे मिल लूं। नया नया आए हैं ना, तो जान पहचान भी हो जाएगी। अगर घर पर हो तो जरा बता दीजिएगा, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। आवाज सुनकर मुरली और सविता दोनों घर के बाहर गए। मुरली जैसे ही घर के बाहर निकला और सामने देखा तो उसके सामने गांव का ही एक पतला दुबला सा आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसकी शक्ल से लग रहा था कि वह यहीं का रहने वाला है और किसी काम से मुरली से मिलने आया है। मैं यहीं आपके बगल वाले घर में रहता हूँ, सोचा आपसे मिलकर थोड़ी जान पहचान कर लूं। आखिर गांव के इकलौते पोस्ट मास्टर आप ही हैं, तो हम लोगों का एक दूसरे को पहचानना भी जरूरी है ना। गांव में कोई नया आता है तो हम लोग मिलकर हालचाल पूछ लेते हैं। अगर आपको यहाँ किसी चीज की जरूरत पड़े या गांव के बारे में कुछ जानना हो तो बेझिझक बता दीजिएगा। हम पड़ोसी हैं तो एक दूसरे के काम आना ही चाहिए। बात करते करते उस आदमी के चेहरे के भाव धीरे धीरे गंभीर होने लगे, जैसे वह अब कोई गंभीर बात कहने वाला हो। बाबू, एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन सांझ ढलने के बाद आप बिल्कुल भी घर से बाहर मत निकलिए।
गांव के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खतरा? कैसा खतरा? और तुम इतनी गंभीर बात क्यों कर रहे हो? पहले भी मैंने कुछ सुना था। साफ साफ बताओ, आखिर हुआ क्या था इस गांव में? बाबू, कई साल पहले इस गांव में झुमरी नाम की एक औरत रहती थी। उम्र रही होगी करीब 30-32 साल। देखने में बहुत सीधी सादी लगती थी। रेल लाइन के पास उसकी छोटी सी दुकान थी। उसका व्यवहार इतना मीठा था कि लोग उसे प्यार से झुमरी दीदी कहते थे। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक गांव की एक लड़की गायब हो गई। बहुत ढूंढा लेकिन वह नहीं मिली। फिर हर अमावस की रात जवान लड़के लड़कियां गायब होने लगे। 3-4 बच्चे ऐसे ही गायब हो गए। हे भगवान, फिर किसी को शक नहीं हुआ उस पर? या किसी ने कुछ देखा नहीं? एक दिन गांव के ही एक आदमी ने छिप कर देखा कि झुमरी अपनी दुकान के पीछे काला जादू कर रही थी और पास के गांव की एक लड़की बेहोश पड़ी थी। तब गांव वालों को समझ आ गया कि गायब हुए बच्चों के पीछे उसी का हाथ था। गांव वाले गुस्से से पागल हो गए। सबने मिलकर उसे पकड़ लिया और इतना मारा कि वहीं उसकी मौत हो गई। फिर गांव के बुजुर्ग सन्यासी के कहने पर उसी दुकान के पास उसका अंतिम संस्कार किया गया और उसकी आत्मा को बांधने के लिए दुकान के सामने एक मिट्टी की हांडी रखी गई। तो फिर अब डर किस बात का है? अगर वो मर चुकी थी तो? डर इसी बात का है बाबू। करीब 20 साल बाद किसी नासमझ ने वो हांडी तोड़ दी और झुमरी की आत्मा आजाद हो गई। कल रात गांव के एक आदमी को उसने साइकिल समेत उठाकर जंगल में फेंक दिया और उसे जिंदा छोड़कर कहा, जाकर गांव वालों को बता दे, मैं वापस आ गई हूं, अब पूरे गांव को खत्म करूंगी। इसलिए कह रहा हूं बाबू, शाम के बाद घर से बाहर मत निकलिए। उस आदमी की आखिरी बातें मुरली ठीक से सुन भी नहीं पाया, लेकिन अब उसके सामने सच धीरे धीरे साफ होने लगा था। उसे एहसास हो गया था कि वह एक बड़े धोखे का शिकार हो चुका है। झुमरी ने अपने मीठे व्यवहार और बातों से उसे भरोसे में लेकर उससे वही करवाया जो वह चाहती थी और उसी की वजह से वह बंधन से आजाद हो गई थी। अब सीधी बात यह थी कि मुरली की एक गलती की वजह से पूरे गांव पर खतरा मंडराने लगा था। यह सोचकर मुरली का मन भारी हो गया। मुरली समझ गया कि अब इस आदमी को पूरी सच्चाई बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे चलकर हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। उसने गहरी सांस ली और ठान लिया कि अब वह कुछ भी छिपाएगा नहीं। उसे यह भी एहसास हो रहा था कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन शायद सच बताकर वह आने वाले बड़े खतरे को टालने में मदद कर सके। अब हालात सिर्फ उसके अपने नहीं रहे थे, बल्कि पूरे गांव की सुरक्षा उससे जुड़ चुकी थी। बाबू, आप अचानक इतने शांत क्यों हो गए? क्या बात आपके मन में चल रही है? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरी बात मानिए। शाम ढलने के बाद घर से बाहर मत निकलिए, यही सबसे जरूरी है। मैं आपसे एक जरूरी बात छिपाना नहीं चाहता। सच ये है कि जो ये बड़ा खतरा गांव पर मंडरा रहा है उसमें मेरी भी गलती जुड़ी हुई है। लेकिन भरोसा रखिए, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझसे अनजाने में ऐसी गलती हो गई जिसका अंजाम इतना भयानक होगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बाबू, आपकी बात सुनकर मैं और उलझ गया हूं। आप साफ साफ बताइए, आखिर ऐसा क्या हो गया? आपने ऐसा क्या कर दिया जिससे ये सब शुरू हो गया? मुरली ने गांव में आने के बाद से अब तक जो कुछ भी हुआ था वह सब उस गांव वाले आदमी को विस्तार से बता दिया। उसने बताया कि कैसे शाम को घर में चावल खत्म हो जाने की वजह से उसे मजबूरी में उस पुरानी दुकान तक जाना पड़ा। फिर उसने झुमरी के मीठे व्यवहार के बारे में बताया, कैसे वह सामान्य गांव की औरत की तरह बात कर रही थी और उसने मुरली का भरोसा जीत लिया था। मुरली ने यह भी साफ साफ बता दिया कि झुमरी के कहने पर उसने उस मिट्टी की हांडी को बेकार कचरा समझकर दुकान से दूर लात मारकर फेंक दिया था और उसी के बाद वह हांडी टूट गई थी। मुरली ने यह सब बताते हुए कहा कि उस समय उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह किसी बड़ी गलती की तरफ बढ़ रहा है। उसे लगा था कि वह बस एक बेकार पुरानी चीज हटा रहा है, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि उस हांडी का कुछ और ही मतलब था। यह सब बताते हुए मुरली का चेहरा उतर गया
और उसकी आवाज में पछतावा साफ महसूस हो रहा था। उसने गांव वाले आदमी से कहा कि अगर उससे कोई गलती हो गई है तो वह उसे सुधारने के लिए जो भी जरूरी होगा वह करने को तैयार है। ओह, तो ये सब आपकी वजह से हुआ है बड़े बाबू। आपकी इस बड़ी गलती की वजह से आज पूरा गांव खतरे में आ गया है। शायद आपको अभी भी अंदाजा नहीं है कि आपसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके नतीजे पूरे गांव को भुगतने पड़ सकते हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि अब मुझे क्या करना होगा। अपनी इस गलती का प्रायश्चित करने के लिए मैं जो भी जरूरी होगा वो करने के लिए तैयार हूँ। चाहे मुझे कितनी भी मुश्किल का सामना क्यों न करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुरली और गांव के बाकी लोग आपस में बात करके गांव के पूर्व दिशा में रहने वाले सन्यासी बाबा के घर की तरफ निकल पड़े। कुछ ही देर में वे सब उनके घर पहुंच गए। उस समय सन्यासी बाबा अपने घर के आंगन में बैठे हुए संध्या पूजा की तैयारी कर रहे थे। गांव के लोग चुपचाप उनके सामने खड़े हो गए और गांव में जो कुछ हुआ था वह सारी बात उन्हें विस्तार से बता दी। गांव वालों की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद सन्यासी बाबा कुछ देर तक शांत बैठे रहे, जैसे वह सारी बातों को मन ही मन समझ रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से सबकी तरफ देखा और गंभीर आवाज में उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है वह साधारण बात नहीं है और अब सबको बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब जो भी करना होगा सोच समझकर और मिलकर करना होगा, तभी गांव को आने वाले खतरे से बचाया जा सकता। देखो पोस्ट मास्टर, उसे रोकने का एक रास्ता मेरे पास है और वो काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझसे क्या करना होगा? सच बताऊं तो डर के मारे मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। डरना स्वाभाविक है, लेकिन अब हिम्मत रखनी होगी। हाँ, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। कल अमावस्या की रात है और ऐसे कामों के लिए वही सबसे सही समय होता है। अगर मेरी वजह से ये सब हुआ है तो इसे ठीक करना भी मेरी जिम्मेदारी है। आप बस मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा, मैं तैयार हूँ। ज्यादा देर नहीं करनी होगी। अगर हम देर करेंगे तो वो रात में अपनी दुकान से निकलकर तांडव मचाने लग सकती है। जैसे ही अंधेरा गिरे तुम मेरे साथ उसकी दुकान तक चलोगे। ठीक है बाबा, मैं आपके साथ चलूंगा। वहां जाकर मुझे क्या करना होगा? वहां पहुंचकर मैं तुम्हें जो कहूंगा तुम्हें वही करना होगा। डरना मत और मेरा भरोसा मत तोड़ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा बाबा। अब जो होगा मैं उसका सामना करूंगा। बाकी गांव वाले भी आसपास रहेंगे, लेकिन सब मेरे इशारे का इंतजार करेंगे। अब देर मत करो, अपने घर जाओ और याद रखना, आज रात कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। बूढ़े सन्यासी की बात मानकर सभी गांव वाले धीरे धीरे अपने अपने घर लौट गए। लेकिन उसी रात गांव में एक और बड़ी अनहोनी हो गई। गांव के आखिरी छोर पर हफ्ते का इकलौता बाजार लगा हुआ था। रात करीब 9 बजे दुकानदार अपना अपना सामान समेटकर घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक तेज आंधी चलने लगी। हवा इतनी तेज हो गई कि कई दुकानों के टेंट और छप्पर उड़कर दूर जा गिरे और इस अफरा तफरी में कई लोग घायल भी हो गए। कुछ ही पलों में बाजार का पूरा माहौल बदल गया। लोग अपने सामान को बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन तेज हवा के सामने कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। चारों तरफ धूल, टूटे सामान और लोगों की घबराई हुई आवाजें गूंजने लगी। कई लोग जमीन पर गिर पड़े और कुछ लोग अपने परिवार वालों को ढूंढने लगे। उसी तेज हवा के बीच अचानक एक तीखी और डरावनी हंसी गूंज उठी, जो सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। वह हंसी जैसे हवा के साथ पूरे इलाके में फैल रही थी। उस हंसी के साथ जैसे कोई भयानक ऐलान भी हवा में गूंज उठा, जिसे सुनकर वहां मौजूद लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। देखो, रात ढलते ही कैसा सन्नाटा छा गया और मैं लौट आई। अरे रे रे, ये क्या हुआ? डर क्यों रहे हो तुम सब? घबराओ मत, तुम्हारी झुमरी दीदी वापस आ गई है। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। पूरा गांव तैयार रहे उस भयानक मंजर के लिए जो अब आने वाला है। आज कोई नहीं बचेगा मेरी नजरों से।
भागो, छुपो, जहां छुप सकते हो छुप जाओ, लेकिन याद रखना मैं सबको ढूंढ लूंगी। अब ये गांव मेरा है और अब यहाँ सिर्फ मेरा राज चलेगा। अगले दिन घोर अमावस्या की रात थी। जैसे ही अंधेरा पूरी तरह चारों तरफ फैला, बूढ़ा सन्यासी, कुछ गांव वाले और मुरली पहले से ही उस पुरानी दुकान के पास पहुंच चुके थे। वे सभी चुपचाप वहां खड़े आसपास के माहौल को देख रहे थे, जैसे किसी खास पल का इंतजार कर रहे हों। देखो पोस्ट मास्टर, अब तुम्हें अपना दिल मजबूत रखना होगा। ये काम अब सिर्फ तुम ही कर सकते हो। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। याद रखना, वो तुम पर भरोसा करती है, क्योंकि अनजाने में सही, लेकिन तुमने ही उसे उसके पुराने बंधन से आजाद किया था। तुम दुकान के अंदर जाओगे और उसे बातों में उलझाए रखोगे। उसे शक नहीं होना चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है। जब तक तुम उसे रोके रखोगे, तब तक मैं दुकान के चारों तरफ सुरक्षा का बंधन तैयार कर दूंगा, ताकि वो वहां से बाहर न निकल सके। जैसे ही मैं दुकान के पास आकर तुम्हें इशारा करूंगा, तुम बिना देर किए तुरंत दुकान से बाहर निकल आना। उसके बाद मेरा असली काम शुरू होगा। उस समय पीछे मुड़कर मत देखना, और जो भी हो डरना मत। बस वही करना जो मैं कहूंगा। सन्यासी की बात मानकर मुरली धीरे धीरे दुकान के अंदर चला गया। मुरली को देखते ही झुमरी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगी। वह पहले की तरह ही मीठे और सामान्य व्यवहार में उससे बात करने लगी और उसे अंदर बैठने के लिए कहने लगी। उसकी आवाज पहले की तरह ही शांत और नरम थी, जैसे कुछ भी बदला न हो। मुरली चुपचाप अंदर खड़ा रहा और आसपास नजर दौड़ाने लगा। दुकान के अंदर वही पुराना सामान रखा हुआ था और लालटेन की हल्की रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। पोस्ट मास्टर बाबू, आइए आइए, बैठिए। मैं तो अभी आपको ही याद कर रही थी। उस रात के बाद आप मेरी दुकान पर आए ही नहीं। मैं तो सोच रही थी आप भूल गए मुझे। नहीं झुमरी दीदी, ऐसी बात नहीं है। आज मुझे कुछ लेना नहीं है, बस आपसे मन की बात करने चला आया। सोचा थोड़ा बैठकर आपसे सुख दुख की बातें कर लूं। झुमरी बार बार मुस्कुराकर मुरली से बात करने की कोशिश कर रही थी, जैसे वह उसे बिल्कुल सहज महसूस कराना चाहती हो। अरे ये तो बहुत अच्छा किया आपने। मन परेशान हो तो यहाँ चले आया कीजिए। शाम के बाद तो मैं यहीं रहती हूँ, आप बेझिझक आ सकते हैं। ठीक है दीदी, अच्छा लगता है आपसे बात करके। सोचा आज थोड़ा बैठकर दिल हल्का कर लूं। मुरली जानबूझकर झुमरी को बातों में उलझाए रखता है ताकि उसका ध्यान इधर उधर न जाए। उसी दौरान बाहर खड़े सन्यासी चुपचाप दुकान के चारों तरफ अपना बंधन पूरा कर देते हैं। बंधन पूरा करने के बाद सन्यासी अचानक सामने आ जाते हैं। सन्यासी की आवाज सुनते ही दुकान का माहौल एक पल के लिए जैसे थम सा जाता है। मुरली तुरंत उनकी तरफ देखने लगता है, जबकि झुमरी के चेहरे के भाव धीरे धीरे बदलने लगते हैं। उसी पल ऐसा लगता है जैसे दुकान के अंदर की हवा अचानक भारी और ठंडी हो गई हो। सन्यासी तेज आवाज में मुरली को पुकारते हुए कहते हैं, पोस्ट मास्टर, घेरा पूरा हो चुका है। अब एक पल की भी देर मत करो, तुरंत दुकान से बाहर निकल आओ। जल्दी करो, समय बहुत कम है। बाहर आकर मेरे पास खड़े हो जाओ। अब आगे का काम मैं संभालूंगा। सन्यासी की तेज आवाज सुनते ही मुरली एक झटके में दुकान से बाहर आ गया और तेजी से जाकर सन्यासी के पास आकर खड़ा हो गया। उसी समय सन्यासी लगातार मंत्र पढ़ते हुए अपने साथ लाया हुआ गंगा जल दुकान की तरफ छिड़कने लगे। गंगा जल की बूंदें जैसे ही दुकान और दरवाजे पर गिरी, वहां का माहौल अचानक बदलता हुआ सा महसूस होने लगा। सन्यासी बिना रुके मंत्र पढ़ते रहे और पूरे दरवाजे और आसपास की जमीन पर गंगा जल छिड़कते रहे। आसपास खड़े गांव वाले चुपचाप यह सब देख रहे थे। उस समय हवा भी जैसे धीमी हो गई थी और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा फैल गया था, जैसे कुछ होने वाला हो। कुछ ही पलों में दुकान के अंदर से हल्की सी आवाजें आने लगी, जिससे वहां मौजूद सभी लोग और ज्यादा सतर्क हो गए। झुमरी, क्या तुमने सच में ये सोचा था कि मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा? जब तक मैं जिंदा हूं, इस गांव का कोई भी अनिष्ट तुम नहीं कर पाओगी। इस बार मैं ऐसा बंधन करूंगा कि तुम चाहकर भी यहां से बाहर नहीं निकल पाओगी। तुम्हारी शक्ति यहीं थम जाएगी
और इस बार तुम्हें कोई भी इस जगह से आजाद नहीं करा पाएगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो। उसकी आंखें भड़क उठी और उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। वह तेज गुस्से में फुफकारती हुई जोर से चिल्लाई और उसकी आवाज पहले से बिल्कुल अलग और डरावनी लग रही थी। सन्यासी, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। अगर मैं यहाँ से आजाद हो गई तो सबसे पहले तुम्हें ही खत्म करूंगी। तुमने सोचा तुम मुझे हमेशा के लिए रोक लोगे? मैं वापस आऊंगी और तुमसे इसका हिसाब जरूर लूंगी। और तू पोस्ट मास्टर, तुमने भी मेरा भरोसा तोड़ा। मैंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं किया, फिर भी तुम इन लोगों के साथ मिल गए। मेरे मीठे व्यवहार का यही बदला दिया तुमने। याद रखना, सन्यासी के बाद तुम्हारी बारी होगी। चाहे तुम कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी और तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत दूंगी। सन्यासी इशारे से 4-5 और गांव वालों को बुलाता है। सबको मंत्र सीखकर साथ में जप करवाता है। अचानक झुमरी का शरीर और उसके दुकान में एक भयानक आग भड़क उठती है। उसकी चीखें हैं धीरे धीरे हवा में घुल जाती है। झुमरी बहुत ही दर्दनाक और फटी हुई आवाज में चीखने लगती है। उसकी आवाज दूर तक गूंजती है, जिसे सुनकर वहां खड़े गांव वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ ही देर में आग और तेज होकर सब कुछ अपनी लपटों में समेट लेती है। जब आग शांत होती है तो वहां कुछ भी नहीं बचता, मानो वहां कभी कोई दुकान थी ही नहीं। सन्यासी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और बची हुई राख, हड्डियों के टुकड़े और सूखे फूलों को इकट्ठा करते हैं। फिर वह एक नई मिट्टी की हांडी लाते हैं और उन सभी चीजों को उसमें रख देते हैं। उसके बाद वह हांडी को जमीन में दबाकर ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। इसके बाद सन्यासी वहां एक बरगद का छोटा सा पौधा लगा देते हैं। अब इसकी आत्मा फिर से बंधन में आ चुकी है। यहाँ जो बरगद का पौधा लगाया गया है, यही इसका पहरा बनेगा। जब ये बरगद बड़ा और मजबूत पेड़ बन जाएगा, तब कोई इसे काटने की हिम्मत नहीं करेगा। जब तक ये बरगद यहाँ खड़ा रहेगा, तब तक झुमरी की आत्मा भी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएगी। इसलिए इस पेड़ की रक्षा करना, यही पूरे गांव की सुरक्षा है। उसी रात जब सब कुछ शांत हो गया तो सभी गांव वाले थोड़ा निश्चिंत होकर अपने अपने घर लौट गए। हर किसी के मन में डर तो था, लेकिन साथ ही यह भरोसा भी था कि अब खतरा टल चुका है। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने मिलकर उस जगह के चारों तरफ एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी, ताकि जब तक बरगद का पौधा बड़ा और मजबूत न हो जाए, तब तक कोई वहां ना जा सके। गांव के बुजुर्गों ने सबको सख्त हिदायत दी कि उस जगह के पास कोई न जाए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और बरगद का पौधा भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। गांव वाले समय समय पर दूर से उस जगह को देखते रहते थे, लेकिन कोई भी दीवार के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस घटना की याद गांव वालों के मन में हमेशा बनी रही और लोग उस जगह को डर की नजरों से देखने लगे।